हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। आपका हमारी यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने जैव भूगोल बायोज्योग्राफी पार्ट 4 में आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हमने 20 बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष जीवमंडल आकार की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1968। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 1968 में जीवमंडल आकार की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जीवमंडल आकार की भूमिका एवं प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। जीवमंडल आकार की भूमिकाओं एवं प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए संरक्षण की भूमिका, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक की भूमिका, ऑप्शन सी विकास की भूमिका और ऑप्शन डी है सतत पोषणीयता की भूमिका या सतत पोषणीय की भूमिका। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सतत पोषणीय की भूमिका जो है यह सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में किस वर्ष वन पक्षी तथा जंतु सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1887, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1984। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1887 में मुख्य रूप से सर्वप्रथम वन पक्षी तथा जंतु सुरक्षा अधिनियम अंग्रेजों के समय पारित किया गया था। ठीक है। जो अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत किस वर्ष कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सदस्य बना? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1996। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 1994 भारत कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सदस्य बना। ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2004। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर मुख्य रूप से 2004 में अपनी सहमति प्रदान की। ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला देखते हैं। छठा प्रश्न छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक क्लीमेंट, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन सी है जे मेडेक्स और ऑप्शन डी है आर एफ दासमैन। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए फ्रेडरिक क्लीमेंट ने को पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2 घटकों में, ऑप्शन बी है 3 घटकों में, ऑप्शन सी है 4 घटकों में और ऑप्शन डी है 5 घटकों में। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 5 घटकों में। कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को 5 घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें अगर देखा जाए जैव एवं अजैव, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक, ये 5 घटक होते हैं जिन जो कार्यशीलता के आधार पर बांटा गया है। जबकि सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैव तथा अजैव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न कह रहा है ब्लैक बॉक्स मॉडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पारस्परिक तंत्र के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी जैव असंतुलन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी नदी प्रदूषण के अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी वायुमंडलीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पारस्परिक तंत्र के अध्ययन के लिए, ठीक है, या आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों इंडेफन क्या है? ऑप्शन ए एक पेड़ का नाम, ऑप्शन बी एक रिवर का नाम, ऑप्शन सी मृदा में रहने वाले जीव, ऑप्शन डी प्रदूषण का एक स्तर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी मृदा में रहने वाले जीवों को इंडेफन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसको मृदावासी भी कहा जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक दोस्तों, जिनसे उनकी भी तैयारी बनी रहे और आपकी तैयारी भी बनी रहे। ठीक है, और जितने भी एग्जाम हैं ज्योग्राफी से संबंधित, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो या एनटीए नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो या जीआईसी जीडीसी हो, हमारा प्लेटफार्म आपको सभी तरह के परीक्षाओं की मटेरियल उपलब्ध कराने में सक्षम है। ठीक है, जितने भी दोस्तों हमारे क्वेश्चन हैं बहुत ही बेहतरीन हैं आपके एग्जामों के लिए, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, सभी के लिए। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक दोस्तों, और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं सभी क्षेत्रों से। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों, अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में मृदा को कितने प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने पारिस्थितिकीय संतुलन के दर्शन को इकोसॉफी कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा नहीं गया, मगर भविष्य में 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जितने भी हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वह सविंदर सिंह के बायोज्योग्राफी बुक से हमने कलेक्ट किए हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार प्रश्न हैं दोस्तों। अगर हम बात करें बायोज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, पर्यावरण भूगोल या जैव भूगोल, दोनों का सिलेबस एक ही जैसा होता है। ठीक है, दोनों का सिलेबस एक ही जैसा होता है, तो ये न कहे कि ये तो जैव भूगोल है हमारे लिए नहीं है। तो आप इन्वायरमेंट अगर आपके सिलेबस में है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा। ठीक है,
किस विद्वान ने पारिस्थितिक संतुलन के दर्शन को इकोसॉफी कहा है? ऑप्शन ए अर्निस्ट नेस, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बेलास, ऑप्शन सी है चार्ल्स एल्टन और ऑप्शन डी है जे ग्रीनेल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया है, चयन कर लिया होगा आपने। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, अर्निस्ट नेस ने मुख्य रूप से पारिस्थितिक संतुलन के दर्शन को इकोसॉफी का नाम दिया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जी जीविका के लिए संसाधनों की प्राप्ति के लिए जीविका के लिए संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैविक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है जैविक संकट, ऑप्शन सी है संसाधन विभाजन और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, संसाधन विभाजन कहा जाता है। किसी आवास में विभिन्न प्रजातियों द्वारा एक ही संसाधनों का विभिन्न अलग अलग तरीकों से जब उसका उपयोग किया जाता है तो उसको संसाधन विभाजन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही आवास में विभिन्न प्रजातियों द्वारा एक ही संसाधन का अलग अलग रूपों में जब उपभोग किया जाता है तो उसको संसाधन विभाजन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस पारिस्थितिकीविद का कथन है कि पारिस्थितिकी या समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह किस पारिस्थितिकीविद का कथन है कि पारिस्थितिकी या समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है? ऑप्शन है फ्रेडरिक क्लीमेंट, ऑप्शन बी है चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन सी है के फ्रेडरिक और ऑप्शन डी है फ्रेशर डार्लिंग। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, फ्रेडरिक क्लीमेंट ने ये कहा था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, फ्रेडरिक क्लीमेंट नहीं, ये नहीं कहा था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, के फ्रेडरिक ने कहा था। ठीक दोस्तों, के फ्रेडरिक ने कहा था कि पारिस्थितिक समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भूल से हमने आपको फ्रेडरिक क्लीमेंट बता दिया था। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किन दो पारिस्थितिकीविदों द्वारा समस्त भूतल के प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की नेट प्राथमिक उत्पादकता एवं पौधों के बायोमास का मापन किया गया? ऑप्शन ए है आर.एच. हिटेकर एवं जी.एम. वुडवेल, ऑप्शन बी है आर.एच. हिटेकर एवं चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स एल्टन एवं जे ग्रीनेल, ऑप्शन डी कह रहा है जे ग्रीनेल एवं के फ्रेडरिक। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, आर.एच. व्हिटेकर एवं जी.एम. वुडवेल ने मुख्य रूप से समस्त भूतल के प्राकृतिक पारितंत्र की नेट प्राथमिक उत्पादकता एवं पौधों के बायोमास का आकलन या मापन किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उष्ण एवं तर विषुवतरेखीय क्षेत्रों से शीत टुंड्रा प्रदेश तक खींची गई पारिस्थितिकीय प्रवणता परिच्छेदिका के आधार पर निम्न में से कौन सा एक उप पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत नहीं आता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी है बोरियल वन पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय झाड़ी पारी तंत्र। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, मरुस्थलीय झाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक वन
पारितंत्र सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इससे जरूर परिचित हो जाएं। ठीक है, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा पारिस्थितिकी तंत्र। बी कह रहा सदाबहार मौसमी पतझड़ वन पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी कह रहा बोरियल वन पारिस्थितिकी तंत्र। और ऑप्शन डी कह रहा शुष्क झाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों जो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में जो वन पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है ऑप्शन सी बोरियल वन पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों ये सब उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में टेंगा या बोरियल वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है महाद्वीप गतिशील होते रहते हैं, अतः सागरों का महाद्वीपीय भाग पर विस्तार तथा निर्वर्तन होता रहता है, जिस कारण जलवायु एवं प्रजातियों में भिन्नता हो जाती है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए उद्भव नियम का। ऑप्शन बी है वफन नियम का। ऑप्शन सी है एकरूपतावाद नियम का। और ऑप्शन डी है संघर्ष का नियम का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी वफन नियम की यह व्याख्या करता है। वफन नियम में कहता है कि महाद्वीप गतिशील होते रहते हैं, अतः महासागरों और का महाद्वीपों पर विस्तार तथा निर्वर्तन होता रहता है, जिस कारण जलवायु एवं प्रजातियों में भिन्नता देखने को मिलती है या होती हो जाती है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये जो नियम व्याख्या करता है वो है वफन नियम कहा जाता है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों जंतुओं के जन्मजात गुणों से प्रेरित होकर होने वाले जंतुओं के प्रवास तथा विसरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट में और आपका जीआईसी और जीडीसी में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पौधों तथा जंतुओं का विसरण जो है टॉपिक से यह प्रश्न है। ठीक, तो वहाँ से आप तैयारी करें इसकी। ऑप्शन ए है सक्रिय विसरण। ऑप्शन बी है निष्क्रिय विसरण। ऑप्शन सी है त्वरित विसरण। और ऑप्शन डी है क्रमशः विसरण। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सक्रिय विसरण कहा जाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है जंतुओं की आखेट के कारण किस प्रकार का विलोपन होता है? मतलब जंतुओं का जब आखेट होता है तो जो जंतुओं की संख्या कम होने लगती है, जिसको विलोपन कहा जाता, वह किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है त्वरित विलोपन। ऑप्शन बी है वर्णनात्मक विलोपन। ऑप्शन सी है प्रतिस्थात्मक विलोपन। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जंतुओं की आखेट के कारण जो विलोपन होता है वो होता है वर्णनात्मक विलोपन, ऑप्शन बी। ठीक है, वर्णनात्मक विलोपन। इस तरह के क्वेश्चन जीडीसी और जीएससी में पूछे और नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इस तरह के प्रश्न आपका जीडीसी में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राजकीय डिग्री कॉलेज का जो ज्योग्राफी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें यह पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इस पार्ट 4 का जय भूगोल पार्ट 4 का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों सर्वप्रथम किस विद्वान ने विश्व को 6 प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न विभिन्न आयोग द्वारा चयन किया गया है। ठीक है, और यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है इस तरह के प्रश्न। ऑप्शन है अल्फ्रेड रसेल वेलास। ऑप्शन बी है जे फ्रिचर्ड। ऑप्शन सी है डब्ल्यू स्वीसन। और ऑप्शन डी है फिलिप स्वेलेटर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जे फ्रिचर्ड। जे फ्रिचर्ड ने सर्वप्रथम 1826 में ही विश्व को 6 जंतु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, जबकि आपका जो रसेल वेलास हैं यह मुख्य रूप से 1870-80 के आसपास इन्होंने किया था, तो ये बहुत लेट किए थे। उसके बाद रिचर्ड फिश के बाद स्वीटनर ने किया, उसके बाद फिलिप्स स्लेटर ने किया है, उसके बाद रसेल वेलास ने किया। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सबसे पहले जे फ्रीचर्ड, उसके बाद डब्ल्यू स्वीटसन स्वीसन और उसके बाद फिलिप्स स्वीटलर और उसके बाद किए हैं रसेल वेलास ने। तो आपको ध्यान रखना सबसे लास्ट में रसेल वेलास ने विश्व को 6 जंतु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा जय भूगोल का पार्ट 4 का 20 प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों। इसी तरह से हम जय भूगोल का पार्ट 5 जल्द मैं आपके सामने लाऊँगा 20 प्रश्नों का। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड जियो पॉइंट से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों, जिसमें हम बेहतरीन प्रश्नों को ला रहे हैं। दोस्तों कभी-कभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिल गए होंगे, मगर बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको कभी नहीं देखने को मिले होंगे। मगर उन प्रश्नों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिसकी तैयारी आपको हो जा रही है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं, अच्छे बुकों से हमने कलेक्ट किए हैं। अधिकतर जो है सविंदर सिंह के बुकों से हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।